देश की सर्वोच्च संस्था जो एक मानक संस्था के रूप में जानी जाती है और उसके अपने नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, अपना एक मानक है, स्तर है। अगर उस स्तर पे नीतीश कुमार जी कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि देश की एक सर्वोच्च संस्था के विरुद्ध उंगली उठाना कितना वाजिब है। मंत्री जी किधर ले जाना चाहते हैं बिहार को, किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षक पे 30 छात्रों का जो रेशियो है, अनुपात, वो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। 94,000 शिक्षकों की बहाली सिर्फ एक ढिढोरा पीट कर, और देखिए अभी शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ उनका बर्ताव क्या हो रहा है। यहाँ तो छात्र जब अपनी हक और हुकूक की बात करते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये छात्र विरोधी सरकार जो है तमाम मानकों पे फिसड्डी साबित हुई है। अब ये अपने कमी छिपाने के लिए कभी भाजपा पे निशाना साधते हैं, कभी आयोग पे निशाना साधते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इनकी मंशा साफ नहीं है। भाजपा में रहते हुए अपने घटक दल के विरुद्ध कुछ भी उंगली उठाना मैं समझता हूँ कि बेहद अफसोसजनक है। चुनाव आयोग का हृदय से इस्तकबाल करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का हमें अवसर दिया, ताकि दलितों की आवाज़ बनकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना था, हम उन सपनों को लेकर मैदान में उतरेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों सीटों पर बिहार की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम लोग आए हुए चिराग पासवान जी के आवास पर। यहाँ उनके प्रवक्ता से कुछ बात करेंगे कि जो नीतीश कुमार जी ने नीति आयोग पर सवाल खड़े किए हैं उन पर इनका क्या कहना है, क्योंकि चिराग पासवान जी ने नीति आयोग के सहारे कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी पर निशाना साधा है। और इनसे बात करेंगे जो 2 उपचुनाव होने वाले, 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, उस पर अपने कैंडिडेट वो कब उतारेंगे। आइए बात करते हैं इनके कुछ प्रवक्ताओं से। सर, नीतीश कुमार जी ने नीति आयोग पे ही सवाल खड़े कर दिए कि उनका अध्ययन जो है वो सही नहीं है। अब समझ सकते हैं कि देश की सर्वोच्च संस्था जो एक मानक संस्था के रूप में जानी जाती है और उसके अपने नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, अपना एक मानक है, स्तर है। अगर उस स्तर पे नीतीश कुमार जी कहीं खड़े नहीं उतर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि देश की एक सर्वोच्च संस्था के विरुद्ध उंगली उठाना कितना वाजिब है। सर, नीति आयोग पर सवाल खड़ा करना मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना है। बिल्कुल, कहते हैं कि वो अगर इस पे बैठक होती है तो हम इस पे आवाज़ उठाएंगे। देखिए, लगातार भाजपा के विरुद्ध गठबंधन में रहते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या तो खुद या अपने नेताओं से लगातार भाजपा को निशाना बनाते रह रहे हैं। शायद अब उनकी मंशा साफ नहीं है। यह कह देना अब उचित होगा कि अब वो वक्त आ गया है कि यह गठबंधन अब कुछ दिनों का ही मेहमान है। सर, एक सवाल कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो उन्होंने तुलना की है महाराष्ट्र से वो नहीं होनी चाहिए। तो अब ये सवाल खड़ा हुआ कि तुलना हो किससे? नहीं, तो क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से है कि आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? बिहार की जनता के लिए तमाम वो सुविधाएं क्यों नहीं है जो महाराष्ट्र में है? एक छोटा सा प्रदेश है केरल, एक छोटा सा प्रदेश है गोवा, ये सब बिहार से आगे हैं। और मुख्यमंत्री जी किधर ले जाना चाहते हैं बिहार को, किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षक पे 30 छात्रों का जो रेशियो है, अनुपात, वो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। 94,000 शिक्षकों की बहाली सिर्फ एक ढिढोरा पीट कर, और देखिए अभी शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ उनका बर्ताव क्या हो रहा है। यहाँ तो छात्र जब अपनी हक और हुकूक की बात करते हैं तो उन पर डंडे बरसाए जाते हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये छात्र विरोधी सरकार जो है तमाम मानकों पे फिसड्डी साबित हुई है। अब ये अपने कमी छिपाने के लिए कभी भाजपा पे निशाना साधते हैं, कभी आयोग पे निशाना साधते हैं। ये मैं समझता हूं कि इनकी मंशा साफ नहीं है। भाजपा में रहते हुए अपने घटक दल के विरुद्ध कुछ भी उंगली उठाना मैं समझता हूं कि बेहद अफसोसजनक है। सर, इस मुद्दे से हट के जो बिहार में अभी सियासत गरमाई हुई है 2 उपचुनाव को लेकर के, जी। चिराग जी अपने कैंडिडेट कब उतारेंगे? कैंडिडेट को कब बताएंगे कि ये हमारे कैंडिडेट यहाँ से उतार? देखिए, चूँकि अभी तक हमारा सिंबल फ्रीज था, सर्वविदित है, चुनाव आयोग ने आज एक नया नाम वैकल्पिक तौर पे, अभी अस्थायी तौर पे मैं आपको बता दूं कि अस्थायी तौर पे एक विकल्प के तौर पे एक नया नाम, जिसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से जाना जाएगा, और उसका चुनाव चिन्ह जो जारी किया है वो हेलीकॉप्टर है। तो अब हम चुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने के काबिल हुए हैं। निश्चित तौर पे 1 से 2 दिन, मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल, पूरी संसदीय बोर्ड की कमेटी इस पर बैठेगी और अपना निर्णय, अंतिम फैसला लगाएगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब अंतिम मुहर लग जाएगा तो आप सबों के बीच इसकी घोषणा हो जाएगी कि बिहार में चुनाव आयोग ने यह निर्णय देकर उन तमाम दलितों के स्वाभिमान की रक्षा की है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से चुनाव आयोग का हृदय से इस्तकबाल करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का हमें अवसर दिया, ताकि दलितों की आवाज़ बनकर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सपना था, हम उन सपनों को लेकर मैदान में उतरेंगे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों सीटों पर बिहार की जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। चूँकि यह दलित विरोधी सरकार है, दलित की आवाज़ को लगातार दबाने का प्रयास करती है, इसको लेकर लगातार लोक जनशक्ति पार्टी को टारगेट करती है और तोड़ फोड़ के राजनीति करना पसंद करती है। बिहार में इनका जनाधार क्योंकि समाप्त। सर, नीतीश कुमार जी ने नीति आयोग पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो नीति आयोग का अध्ययन करने का तरीका है वो गलत है, जिसपे चिराग जी काफ़ी बार बयान दिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट है, और उन्होंने काफ़ी मुद्दे को उठाया था बिहार में जो हो रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने नीति आयोग को ही बोल दिया कि अध्ययन करने का जो तरीका है उनका गलत है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सहूलियत के हिसाब से अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसका ढिंढोरा वो बहुत पीटते हैं, लेकिन जब बिहार की बदहाली को नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उन सवालों से बचते हुए भागते फिर रहे हैं। अब तो उन्होंने इस पे क्वेश्चन ही उठा दिया है, जबकि नीति आयोग के चेयरमैन तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी पर यह क्वेश्चन है, उनको तो जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से कोविड के समय में बिहार की नदियों में लाशें तैर रही थी, क्या हुआ उनका? कोविड के सारे पेशेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी का आज भी स्टेटमेंट है कि बिहार सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया मिलेगा और 50,000 रुपया अतिरिक्त केंद्र सरकार से मिलेगा। तो क्या उस सभी परिवारों को यह मिल गया है? नहीं। अगर आप इसका जांच पड़ताल कीजिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ ढकोसलाबाजी करते हैं, और नीति आयोग की रिपोर्ट सही है, हम उसको सही मानते हैं, और बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए कि पिछले 16 साल से बिहार में जो उन्होंने विकास किया है उसका भी कहीं ना कहीं पटापेच हुआ है। सर, एक सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महाराष्ट्र से तुलना नहीं होनी चाहिए बिहार की, ये गलत है। तो सर, किस राज्य से तुलना हो? मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? नीतीश जी का ये उत्तर सुन के मुझे लगता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला जो कहावत है वो चरितार्थ होता है। आप कंपेयर किससे करते हैं? आप कंपेयर बेस्ट से करते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें, हम गुजरात की बात करें, तो उनका जो स्टेट जीडीपी है वो सबसे इंडिया में नंबर 1 है। गोवा को भी ले लो उसमें, तो मुकाबला आप उससे करेंगे, क्योंकि आप अपना मुकाबला खुद से झारखंड से या उड़ीसा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग बीमारू स्टेट में आते हैं। और नीतीश कुमार का ये कहना है कि नीति आयोग ने को ना ये जो तुलना करना चाहिए, उनके लिए अलग मापदंड बनाने चाहिए। तो क्या एक राज्य के लिए अलग मापदंड होगा इस देश में, दूसरे राज्य के लिए अलग मापदंड होगा? और नीति आयोग का जो भी पैरामीटर्स अगर आपने पढ़ा होगा तो 50-55 जो भी पैरामीटर्स है वो बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है। वो मतलब कि हेल्थ में अगर मान लीजिए कि 1 लाख पेशेंट पे 6 बेड आपका है और आप कहते हैं आप मुकाबला मत कीजिए महाराष्ट्र से,
महाराष्ट्र भाई आपसे पहले आज़ाद नहीं हुआ है, आप 1911 में बने हैं, महाराष्ट्र उसके बाद में आया है। तब आपका अगर ये हाल कहना है तो मुझे लगता है कि ये अपनी हार छुपाने के लिए ये सब ये वक्तव्य देते हैं। और हम और आप सबको जानते हैं कि बिहार की